कैसे हैं मेरे प्यारे मित्रों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को हमारे YouTube चैनल जेपी एकेडमी में स्वागत है। आपको पता होना चाहिए कि मैं ऑल गवर्नमेंट एग्जाम यानी बिहार के जितने गवर्नमेंट एग्जाम हैं उन सभी की तैयारी कराता हूं। और अगर बात करें तो समान ज्ञान से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन यानी VVI जो क्वेश्चन है वो सारे को बिल्कुल सोल्व करता हूं। और आप सभी को बिल्कुल हमारे इस चैनल से अगर कुछ मोटिवेट या कुछ मिलता हो तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा शेयर करते चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। और क्वेश्चन है सारे के सारे बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और सारे के सारे आपको VVI क्वेश्चन मिलेंगे ऑल एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल समान ज्ञान से रिलेटेड अगर सारे प्रकार के एग्जाम के लिए क्वेश्चन चाहिए उन सभी के लिए आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि किस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन चाहिए, उससे रिलेटेड आप सभी को क्वेश्चन बिल्कुल दिया जाएगा। चलिए शुरुआत अगर करें तो पहले नंबर क्वेश्चन से हम लोग चलेंगे कि किस राजा के शासन काल में चीनी यात्री ह्वेत्सांग जो है भारत आया था। ये आपको बताना है कि किस राजा के शासन काल में चीनी यात्री ह्वेत्सांग भारत आया था। कहता है कि पुलकेशिन के शासन काल में, दूसरा है राजवर्धन के शासन काल में, तीसरा ऑप्शन है कीर्तिवर्मन के शासन काल में और चौथा ऑप्शन है कि हर्षवर्धन के शासन काल में। तो आपको राइट आंसर बताना है कि किस राजा के शासन काल में चीनी यात्री ह्वेत्सांग भारत आया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, हर्षवर्धन के शासन काल में। किसके शासन काल में? हर्षवर्धन के शासन काल में चीनी यात्री ह्वेत्सांग भारत आया था। क्लियर? तो डी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते हुए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अमेरिका स्वतंत्रता घोषणा करने के लिए कहता है किस सिद्धांत पर आधारित थी। अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांतों पर आधारित है, ये आपको बताना है। पहला नंबर ऑप्शन कहता है असैन्य यानी कि सिविल अधिकार, दूसरा ऑप्शन है नैतिक अधिकार, तीसरा ऑप्शन है कि विधिक अधिकार और चौथा ऑप्शन है कि नैसर्गिक अधिकार। इसका सही जवाब बताना है अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांतों पर आधारित थी। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा नैसर्गिक अधिकार। कौन? नैसर्गिक अधिकार, यानी डी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 3 नंबर, जिसमें कहता है कि किस कर यानी कि कौन से टैक्स को 1995-95 में छोटे रूपों में लागू करने के बहुत समय के बाद संवैधानिक दर्जा दिया गया। आपको बताना है कि किस कर को, कौन से टैक्स को 1994-95 में छोटे रूप में लागू कर दिया गया, छोटे रूप में लागू कर दिया गया। लागू करने के बहुत समय के बाद उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी संविधान के अनुसार से दर्जा दिया गया। सीमा शुल्क को यानी बॉर्डर पर जो टैक्स लगता है उस टैक्स को, दूसरा है कॉर्पोरेशन टैक्स को, या सेवा कर पर, या अगला कहता है आय कर यानी इनकम टैक्स पर। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ये सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सेवाओं पर कर। सेवाओं पर कर जो है ये लागू किया गया। कहता है सेवाओं पर कर को 1994-95 में छोटे रूप में लागू किया गया था और बहुत समय के बाद संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो सी नंबर ऑप्शन को क्या करेंगे? लॉक लगाते चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर, जिसमें कहता है कि खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र जो है मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान यानी प्रथम राजा का नाम बताइए। इल्तुतमिश या बलबन, तीसरा नंबर है फिरोज तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। ये 4 ऑप्शन में से आपको सही जवाब देना है कि खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान इसका कौन है? तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश। क्या हो जाएंगे? इल्तुतमिश जो राजा है वो हो जाएंगे राइट आंसर। क्लियर? आगे बढ़ेंगे और अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर, जिसमें कहता है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कौन बौद्ध भिक्षु गए थे? इसका राइट आंसर आपको बताना है नागा अर्जुन, आनंद, असंग या पद्म संभव। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षु कौन थे? तिब्बत में धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षु कौन थे? तिब्बत में
बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु का आपको नाम बताना है कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्म संभव। क्या हो जाएगा? पद्म संभव इसका राइट आंसर, यानी कि डी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे कि पद्म संभव बौद्ध भिक्षु हैं जो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए गए थे। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1937 ईस्वी में 1937 में देसी भाषा के माध्यम से 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी का प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहां आयोजित किया था या कहां आयोजित किया गया था? ऑप्शन है सूरत में, दूसरा ऑप्शन है बॉम्बे में, तीसरा ऑप्शन है अहमदाबाद में और चौथा ऑप्शन है वर्धा में। तो आपको यह बताना है कि 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन किया गया। बताइए वो कहां शिक्षा सम्मेलन किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर आपको डी नंबर हो जाएगा, वर्धा में किया गया था। कहां किया गया था? वर्धा में। तो डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगा चलेंगे और डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर, जिसमें कहता है फ्रांसीसी क्रांति से संबंध, फ्रांसीसी क्रांति से संबंध पैम्पलेट कहता व्हाट इज द थर्ड स्टेट किसने लिखा था? आपको बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति से संबंध पैम्पलेट जो है वो व्हाट इज द थर्ड स्टेट किसने लिखा था? कहता मार्टिन लफायट, दूसरा ऑप्शन है एडमंड बर्क, तीसरा ऑप्शन है जोसेफ कहता है फाउंडम, कहता है चौथा ऑप्शन में कि एवेसियस। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति से संबंध पैम्पलेट जो है व्हाट इज द थर्ड स्टेट किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन एवेसियस। क्या हो जाएगा? एवेसियस जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो फ्रांसीसी क्रांति से संबंध पैम्पलेट का क्या किए थे? लिखा था। कौन? व्हाट इज द थर्ड स्टेट। क्लियर? अगला नंबर ऑप्शन देखेंगे कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह है वो किस आंदोलन का हिस्सा था? चंपारण सत्याग्रह का हिस्सा था, भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा था, असहयोग आंदोलन का हिस्सा था या सबने अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था? तो गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह है वो किस आंदोलन का हिस्सा था? तो डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबने अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। क्लियर? तो डी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्फीति से संबंध गतिरोध ऐसी स्थिति है जिसका अभिलक्षण है, जिसका अभिलक्षण है। पहले नंबर ऑप्शन में कहता है रोजगार में गतिरोध और अस्फीति, दूसरा ऑप्शन है कि अस्फीति और बेरोजगारी बढ़ना, तीसरा ऑप्शन है कि मुद्रास्फीति और रोजगारी बढ़ना और चौथा ऑप्शन है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी बढ़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, क्या कि स्फीति से संबंध गतिरोध ऐसी स्थिति है जिसका अभिलक्षण क्या है? मुद्रा से स्फीति और बेरोजगारी बढ़ना। तो डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगा के चलेंगे, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे, जिसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है? आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है? पहला ऑप्शन है लोचनीय होती है, दूसरा ऑप्शन होता है पूरी तरह अलोचनीय होता है, लोचनीय नहीं अलोचनीय होता है, तीसरा ऑप्शन है अलोचनीय होता है और चौथा ऑप्शन है पूरी तरह लोचनीय होता है। दो गो है लोचनीय अलोचनीय और दो गो में आप देखेंगे पूरी तरह लोचनीय और पूरी तरह अलोचनीय। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि आवश्यकताओं की मांग कैसी चलिए आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पूरी तरह अलोचनीय होता है। क्या होता है? पूरी तरह अलोचनीय होता है आवश्यकताओं की मांग। तो बी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते चलेंगे। आगे हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि किसी देश का भुगतान शेष साम्यावस्था में कब होता है? किसी देश की जो भुगतान होता है शेष साम्यावस्था में कब होता है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा जब घरेलू मुद्रा की मांग और आपूर्ति भी सर्वाधिक होती है, दूसरा ऑप्शन है कि जब घरेलू मुद्रा की मांग और उसकी आपूर्ति के बराबर होती है,
तीसरा ऑप्शन है कि जब घरेलू मुद्रा को मांग सर्वाधिक होता है, और चौथा ऑप्शन है कि जब घरेलू मुद्रा की मांग सबसे कम होती है। तो इसका राइट आंसर आपको देना है कि किसी देश की भुगतान शेष साम्यवाद में कब होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दू, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा कि जब घरेलू मुद्रा की मांग जो है उसकी आपूर्ति के क्या होती है, बराबर होती है। तो बी नंबर ऑप्शन को क्या करेंगे, लॉक करते चलेंगे, यानी बी नंबर के बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है कि मूल्य वर्धित का अर्थ किसके मूल्य से होता है। मूल्य वर्धित का अर्थ किसके मूल्य से होता है, इसका जवाब आपको देना है। पहला नंबर ऑप्शन कहता है कारक लागत पर उत्पादन, दूसरा ऑप्शन कहता है बाजार कीमतों पर उत्पादन, तीसरा ऑप्शन कहता है कि माल और सेवाओं के एवं मूल्य ह्रास का अंतर, चौथा ऑप्शन कहता है कि माल और सेवाओं एवं मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत अंतर का। इसका सही जवाब को देना है कि मूल्य वर्धित का अर्थ किसके मूल्य से होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन कि माल और सेवाओं एवं मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत अंतर के लिए। क्लियर। तो डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे और आगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कहता है कि जीएनपी, क्या कहता है, जीएनपी एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है। जीएनपी और एनएनपी के बीच का जो अंतर होता है वो किसके बराबर होता है। पहला ऑप्शन कॉर्पोरेट लाभ के बराबर होता है, दूसरा ऑप्शन कहता है कि व्यक्तिगत कर के बराबर होता है, तीसरा ऑप्शन कहता है अंतरण भुगतान के बराबर होता है, और चौथा ऑप्शन कहता है कि मूल्य ह्रास के बराबर होता है। तो इसका सही जवाब देना है तो जीएनपी और एनएनपी के बीच का जो अंतर होता है मूल्य ह्रास के बराबर होता है। क्लियर। तो डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि यह कौन निर्णय करता है, यह कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेय धन विधेय है। यह कौन है जो निर्णय करता है, फैसला करता है कि अमुक विधेय धन विधेय होता है, ये आपको बताना है। प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन कहता है लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन राज्यसभा सभापति, और चौथा ऑप्शन कहता है राष्ट्रपति। यह कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेय धन विधेय है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष। क्या हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही निर्णय करता है कि अमुक विधेय धन विधेय है। क्लियर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश को कहता फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है। इनमें से कौन से देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है। पहला ऑप्शन है रूस को, दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड को, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस, और चौथा ऑप्शन है इटली को। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इंग्लैंड को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग जिसमें 16 नंबर क्वेश्चन कहता है पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारा पृथ्वी से ऊपर कई सारे परत है। परत को यानी कि जो हमारे वायुमंडल है, वायुमंडलीय परत है। इस वायुमंडलीय परत के कई सारे नाम है। तो सबसे लास्ट वाला जो परत है, उस लास्ट वाला सबसे दूर वाला परत का आपको नाम बताना है। कौन सा परत है, समताप मंडल है, बहिर्मंडल है, या कहता है आयनिक मंडल है, या मध्य मंडल है। ये आपको जवाब देना है कि हमारे पृथ्वी के सतह से सबसे दूर कौन से परत है। इसका जवाब आपको देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहिर्मंडल। बहिर्मंडल मतलब बाहर वाला मंडल। बहिर्मंडल किसको बोलेंगे, जो बाहर वाला। तो पृथ्वी के जो सारे मंडल है, जो सबसे बाहर वाला मंडल होगा वही सबसे दूर वाले मंडल होंगे। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। तो बी नंबर ऑप्शन को क्या करेंगे, लॉक लगाते चलेंगे। क्लियर। आगे हम लोग देखेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर कहता है 17 के दक्षिण अमेरिका, कौन, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाह बोलते हैं घास वाले स्थल, यानी घास वाले जगह को चारागाह बोलते हैं। तो भाई कहता है कि दक्षिण अमेरिका में यानी दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण जो है शीतोष्ण चारागाह को क्या कहते हैं।
चारागाह जो घास वाले स्थल होते हैं उसको क्या कहते हैं दक्षिण अमेरिका में? तो ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन कहता है प्रेरीज, दूसरा ऑप्शन है पैम्पास, तीसरा ऑप्शन है डाउन्स और चौथा ऑप्शन है स्टेपीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, पैम्पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैम्पास। तो बी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाह को क्या कहते हैं? पैम्पास कहते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन क्लियर। चलिए बहुत अच्छे। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि समोच्च रेखाएं कैसे स्थान को मिलाते हुए खींची जाती है? समोच्च रेखाएं कैसे स्थान को मिलाते हुए खींची जाती है? मध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले, मध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले। अगला कहता है कि सम वर्षा वाले, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन कहता है सम वायुदाब वाले और चौथा ऑप्शन कहता है सम तापमान वाले। इसका राइट आंसर आपको बता रहा है कि समोच्च रेखाएं कैसे स्थान को मिलते हुए खींची जाती है? तो राइट आंसर क्या होगा? मध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले, मध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए नंबर को लॉक लगाएंगे। आगे देखेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 19 का आता है कि निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित जो मृदा होती है वो कौन सी होती है? जो निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा जो निर्माण किया गया जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, उस मिट्टी का नाम आपको बताना है। काली मिट्टी, या कहता है कि मखरला मिट्टी, मखरला मिट्टी को लेटेराइट मिट्टी कहते हैं, लाल मिट्टी या पहाड़ी मिट्टी। ये आपको बताना है कि निच्छालन और ऑक्सीकरण के द्वारा जो निर्मित होता है, जो बनता है मिट्टी, उस मिट्टी को क्या कहते हैं? तो मिट्टी का नाम जो होता है मखरला मिट्टी कहते हैं या लेटेराइट मृदा भी हम लोग कहते हैं। क्या? मखरेला मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। क्लियर? बी नंबर ऑप्शन को हम लोग लॉक लगाते चलेंगे। आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन जिसमें कहता है कौन सा जल डमरू मध्य, सुनिए कि कौन सा जल डमरू मध्य जो है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? ये कहता है इसके मतलब होता है ये स्ट्रेट है ना। तो ये समझेंगे कौन सा जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? वास, बेवेल, मंडेव या कहता पाक या वेरिंग। इसका सही जवाब आपको देना है कौन सा जल डमरू मध्य है जो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को क्या करता है? अलग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास। क्या हो जाएगा? वास इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 21 नंबर कहता है एक क्रिकेटिंग लाइफ, एक क्रिकेटिंग लाइफ कहता है पुस्तक के लेखक कौन है? एक क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन कहता है क्रिस्टोफर मार्टिन जेनविक, है ना। दूसरा ऑप्शन कहता है सुनील गावस्कर, तीसरा ऑप्शन है कपिल देव और चौथा ऑप्शन कहता है कि टोनी ग्रेग। इसका सही जवाब आपको देना है कि एक क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? एक क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन, एक क्रिकोटोस्पर। क्या? क्रिकोटोफर मार्टिन जेनविक, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस देश में तीन प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं? बताइए कौन से देश में तीन राजधानियां हैं? प्रशासनिक राजधानी, विधायी राजधानी और न्यायिक राजधानी, तीन राजधानियां हैं। चिली में, मलेशिया में, कनाडा में या दक्षिण अफ्रीका में। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि किस देश में तीन प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं? तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। कहां में? दक्षिण अफ्रीका में तीन प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक राजधानियां है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 23 जिसमें कहता है कि अफ्रीका के कितने देश पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन के क्या है? सदस्य है। बताइए कितने देश के साथ में संगठन करता है अफ्रीका के, है ना। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है 4, 1, 2 या 3। कितने देश हैं जो उनके सदस्य है पेट्रोलियम के निर्यातक के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, यानी 4। क्या हो जाएगा? 4 वाला ऑप्शन जो है ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। आगे अगर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन जिसमें कहता है कि
ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में से कौन से स्थान पर आता है, किस स्थान पर है। भारत का स्थान आपको पूछा है कि 125 देश में से भारत का कौन सा स्थान है। कौन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में से किस स्थान पर है। 111वें स्थान पे, 121वें स्थान पर, 110वें स्थान पर या 101वें स्थान पर। इसका सही जवाब आपको देना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन 111वें स्थान पर। 111वें स्थान पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन को क्या करेंगे, लॉक लगाते चलेंगे। आगे हम लोग देखेंगे जिसमें 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है। विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है। ब्राजील के निकट या ऑस्ट्रेलिया के निकट, श्रीलंका के निकट या क्यूबा के निकट। ये आपको बताना है कि विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के किनारे यानी कि निकट पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के निकट। किसके, ऑस्ट्रेलिया तट के निकट पाई जाती है। क्लियर। तो बी नंबर क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। और ये 25वां क्वेश्चन था, यानी कि एक क्वेश्चन आपका लास्ट यानी कि सबसे खत्म हो गया। और आप सभी को बहुत अच्छे से धन्यवाद, यानी कि थैंक यू लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।